नमस्कार साथियों, गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं छंद शास्त्र का। देखिए, छंद हमारे लिए क्यों उपयोगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें छंद शास्त्र के बारे में पूछा जाता है, बहुत सारे छंदों के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, यूपी टीजीटी का एग्जाम है, यूपी पीजीटी का एग्जाम है, यूपी एसआई का एग्जाम है, डीएसएसबी का एग्जाम है, नवोदय विद्यालय का एग्जाम है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम है, अदर स्टेट्स के बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें छंद शास्त्र के बारे में पूछा जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने छंदों की श्रृंखला प्रारंभ की है। और इसी छंद श्रृंखला के अंतर्गत आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वह हमारा चौपाई छंद। तो आइए जानते हैं चौपाई छंद के बारे में। चौपाई छंद, देखिए आज चौपाई छंद के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं चौपाई छंद के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं और चौपाई छंद के उदाहरण कौन से हैं, उनमें मात्राओं की गणना किस रूप में होती है। ये सब हम सरल रूप से छंद शास्त्र के अंतर्गत जानेंगे, जिसमें से अपना प्रथम छंद आता है चौपाई छंद। तो देखिए इसके लक्षण कौन कौन से हैं। चौपाई छंद के लक्षण, सर्वप्रथम हम इसके लक्षणों का अध्ययन करेंगे। देखिए इसके लक्षण, पहला लक्षण यह कि यह है मात्रिक सम छंद है। यह मात्रिक सम छंद है, इसका प्रथम लक्षण। इसका दूसरा लक्षण, इसके चार चरण होते हैं। के चार चरण होते हैं। तीसरा इसका प्रमुख लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका चौथा प्रमुख लक्षण कौन सा है, इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यति होती है। इसका पांचवा लक्षण देखिए, इसके पहले चरण की तुक, दूसरे चरण से मिलती है। तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। इसका छठा लक्षण देखिए, इसमें जगण व सगण का निषेध रहता है। ये हुए इसके 6 लक्षण। इसका 7वां लक्षण देखिए, इसके चरणों के अंत में लघु गुरु, चरण के अंत में गुरु लघु
गुरु लघु का निषेध रहता है, निषेध रहता है। इसका 8वां लक्षण देखिए, इसके दो चरणों को अर्धाली कहते हैं, अर्धाली कहते हैं। इसका 9वां प्रमुख लक्षण देखिए, चौपाई के अंत में एक मात्रा बढ़ा देने से चौपाई छंद बन जाता है। ये हुए इसके 9 लक्षण। इसका 10वां लक्षण देखिए, इसमें समकल के बाद समकल, समकल तथा विषमकल के बाद विषमकल आता है, विषमकल आता है। देखिए ये चौपाई के 10 प्रमुख लक्षण हैं और इन लक्षणों में से एग्जामिनर बहुत बार सवाल पूछता है। उसमें से आपको क्या करेगा कि एग्जामिनर इसमें से सवाल किस तरीके से पूछेगा, वह क्या करेगा कि आपको चौपाई छंद के कोई 3 लक्षण दे देगा, एक लक्षण किसी अन्य छंद का डालेगा, पूछेगा कि उपयुक्त में से चौपाई छंद का लक्षण नहीं है। एक तो इस रूप में पूछेगा, एक सवाल पूछने का उसका दूसरा रूप क्या होगा कि चौपाई छंद का कोई एक लक्षण दे देगा आपको और 3 लक्षण किसी अन्य छंद के देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से चौपाई छंद का लक्षण है। तो इस प्रकार से इन लक्षणों में से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो हुए इसके लक्षण। अब देखिए इन लक्षणों की खास बात क्या है कि अगर हमें छंद के लक्षण बहुत अच्छे से आते हैं, अगर किसी छंद का उदाहरण हमें याद नहीं है तो फिर भी हम उस छंद को हल कर सकते हैं, अगर लक्षण हमें बहुत अच्छे से याद हैं तो ही। तो देखिए इन लक्षणों में खास बात क्या है कि इसका जो पहला लक्षण है कि यह मात्रिक समछंद है। यह कैसा छंद है? यह मात्रिक समछंद है। क्या है? मात्रिक समछंद है। देखिए जो छंदों का वर्गीकरण किया गया है वो मुख्यतः 2 भागों में किया गया है, वैदिक छंद और लौकिक छंद। लौकिक छंदों का जो वर्गीकरण किया गया है वो मात्रिक छंदों में किया गया है और वर्णिक छंदों में किया गया है। मात्रिक छंद हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? जैसे मात्रिक जो छंद है इसमें से होते हैं मात्रिक समछंद, मात्रिक अर्ध समछंद, मात्रिक विषम छंद। ये हुए मात्रिक। इसी प्रकार से वर्णिक छंदों का वर्गीकरण भी 3 भागों में किया गया है, वर्णिक समछंद, वर्णिक अर्ध समछंद और वर्णिक विषम छंद। ये तो था छंदों का वर्गीकरण। इसी वर्गीकरण के अंतर्गत ये जो हमारा छंद है ये मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद इसलिए है कि यहां पर जो गणना होती है वह मात्राओं की होती है, न कि वर्णों की होती है। तो मात्राओं के आधार पर इस छंद को हम हल करते हैं। तो मात्रिक समछंद वह छंद होता है जिसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, वह मात्रिक समछंद कहलाता है। जैसे चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका छंद है, ये सब किसके उदाहरण है? मात्रिक समछंद के उदाहरण है। तो ये तो हुआ अपना मात्रिक समछंद। इसके अलावा इसका दूसरा लक्षण देखिए, इसके 4 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। देखिए जो चौपाई है, चौपाई के 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 चरण होते हैं इसमें। ठीक है, चरण क्या होते हैं कि जब छंद की एक जो छंद होता है जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है वो इसका क्या कहलाता है? चरण कहलाता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि चौपाई है और चौपाई का जो एक चरण है
इसमें भी 16 मात्राएं, दूसरा चरण है इसमें भी 16 मात्राएं, तीसरा चरण है इसमें भी 16 मात्राएं और चौथे चरण में भी 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में क्या होती है? यति होती है। पहले तो देखिए यति क्या होती है। यति क्या होती है? यति का अर्थ होता है ठहराव। ठहराव। जब किसी छंद का वाचन किया जाता है तो चरण के अंत में जो विराम आता है वो यति कहलाती है। क्या? यति कहलाती है। और प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण के अंत में विराम आता है, तो ये हुई यति। जैसे चौपाई छंद है और ये पहला चरण समाप्त हुआ तो यहां पर आपको क्या मिलेगी? यति मिलेगी, विराम मिलेगा। कुछ समय के लिए हमें, कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए हमें ठहराव मिलेगा। ये हुई यति। इसका पांचवा लक्षण देखें। इसके पहले चरण की तुक, पहला चरण है, इसके पहले चरण की तुक दूसरे चरण से मिलती है तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। देखिए चौपाई के 4 चरण हैं। ये पहला चरण की तुक इससे दूसरे से और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलेगी। और तुक क्या होती है? तुक होती है इसके पहले चरण की तुक दूसरे चरण से, दूसरे चरण की तुक तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। तो देखिए तुक क्या होती है? जब किसी भी छंद का कोई चरण होता है और चरण के अंत में जब विराम आता है तो अंत में जो यहां पर मात्राओं की जो संख्या होती है वह तुक कहलाती है। और तुक में क्या मिलेगा कि स्वर और व्यंजन की युति मिलेगी आपको। स्वर व व्यंजन की युति मिलेगी अंत में, वो ही तुक। इसमें जगण व तगण का निषेध रहता है। इसमें जगण व तगण का निषेध रहता है। इसमें जगण व तगण का निषेध रहता है। देखिए गण, ये क्या है? गण। गण की संख्या कितनी है? गण 8 होते हैं। और 3 वर्णों के मेल से, 3 वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से एक गण बनता है, एक गण बनता है। और हमारे काव्य शास्त्र के अंतर्गत गणों की जो संख्या है वो 8 है। और ये गणों का जो निर्धारण किया जाता है वो ये माता राजभान सलगा नामक सूत्र से किया जाता है। इसमें 8 गण निर्धारित किए जाते हैं। इस गण से इसके अंतिम 2 वर्णों की गणना नहीं होती है। ये दशाक्षर भी कहलाते हैं। देखिए यहां पर गणों की चर्चा जब हम वर्णिक छंदों का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम विस्तार से वर्णिक छंदों की गणना करेंगे। तो ये तो हुए। इसमें क्या होता है कि जगण और तगण का अभाव रहता है। क्यों? अगर किसी चौपाई में जगण और तगण आते हैं तो चौपाई का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। चौपाई का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। उस चौपाई वो इतना सुंदर नहीं बन पाएगा जितना अच्छा उसको बनना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जगण और तगण का यहां पर निषेध रहता है। इसके अतिरिक्त इसका 7वां लक्षण देखिए। इसके चरणों के अंत में गुरु लघु, गुरु लघु मात्राओं का क्या रहता है? पर गुरु लघु का निषेध रहता है। देखिए जैसे चौपाई के 4 चरण है और ये चरण जब समाप्त होगा, जैसे पहला चरण समाप्त हो रहा है तो वहां पर आपको गुरु और लघु मात्राएं नहीं मिलेंगी। अगर चौपाई छंद के अंतर्गत गुरु लघु मात्राएं आती हैं तो चौपाई छंद की गति भंग हो जाती है। क्या? गति भंग हो जाती है। उसमें वो लय नहीं बन पाएगी जो चौपाई छंद में लय होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि अगर इसके स्थान पे गुरु लघु के स्थान पर अगर 2 गुरु वर्ण आते हैं, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं तो चौपाई की क्या होती है? गति बढ़ जाती है। गति बढ़ जाती है। और गति क्या होती है कि जब किसी छंद का वाचन किया जाता है, जब किसी छंद का वाचन लय के अंतर्गत किया जाता है वह लय क्या कहलाती है? गति कहलाती है। वह लय क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। और प्रत्येक छंद के वाचन की अपनी एक विशेष गति होती है, विशेष गति होती है। तो ये हुआ हमारा 7वां लक्षण। 8वां लक्षण देखिए। इसके 2 चरणों को अर्धाली कहते हैं। इसके 2 चरणों को अर्धाली कहते हैं। अर्धाली क्या होगा? जैसे चौपाई के 4 चरण है, 2 चरण ये हैं, 2 चरण ये हैं, ये क्या कहलाएंगे? अर्धाली कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अर्धाली। इसके 2 चरण हैं, ये भी अर्धाली कहलाएंगे, अर्धाली कहलाएंगे। इन चारों चरणों के मेल से क्या बनता है? चौपाई छंद बनता है। चौपाई छंद बनता है।
तो यहां पर इनके दो चरणों को क्या बोलेंगे, अर्धाली कहेंगे। ठीक है, ये हो गए इसके 8 लक्षण। अब देखिए इसका 9वां लक्षण, इस यहां पे क्या है, चौपाई है। क्या है, चौपाई है। और चौपाई के अंत में एक मात्रा बढ़ा देने से चौपाई छंद बन जाता है। कौन सा छंद बन जाता है, चौपाई छंद बन जाता है। चौपाई छंद कैसे बनेगा, जैसे चौपाई है और चौपाई भी क्या है कि चौपाई एक छंद है। चौपाई एक छंद है और चौपाई भी कैसा छंद है, मात्रिक समछंद है। मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं, इसके भी 4 चरण होते हैं। और इन 15 प्रत्येक चरण में जब 15 मात्राएं हैं और चौपाई के 15 मात्राओं में अगर हम एक मात्रा बढ़ा देते हैं तो वहां पर चौपाई छंद बन जाता है। तो यह भी कैसा छंद है, मात्रिक समछंद है, चौपाई छंद। ये भी आप ध्यान में रखना। इसका जो 10वां लक्षण है, 10वां लक्षण क्या है, समकल के बाद में समकल आएगा और विषमकल के बाद में विषमकल आएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये चौपाई छंद के 10 लक्षण हैं और 10 लक्षणों से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए अब चौपाई छंद को हम जानते हैं इसके उदाहरण के माध्यम से। देखिए चौपाई छंद का उदाहरण लेने से पहले हम यह जानेंगे कि मात्राएं किस रूप में होती हैं और उनका प्रयोग कैसे होता है। तो आइए जानते हैं मात्राएं किस रूप में होती हैं और उनका प्रयोग कैसे होगा। देखिए मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु मात्राएं, लघु मात्राएं और गुरु मात्राएं, गुरु मात्राएं। देखिए छंद की एक खास बात यह भी होती है कि छंद के अंतर्गत केवल स्वर वर्णों की गणना, वर्णों की गणना होती है, होती है। यहां व्यंजन वर्णों की गणना नहीं होती, नहीं होती। देखिए लघु मात्राएं, लघु मात्राओं की जो संख्या है वो 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन से लघु वर्ण है, अ है, ई है, उ और री। ये लघु वर्ण है। इनकी जो मात्रा होती है वह खड़ी पाई के रूप में होती है, ऐसे ऐसे। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि अंग्रेजी के आई जैसा कुछ रूप। तो इनकी गणना किस रूप में होगी, एक मात्रा के रूप में, एक मात्रा के रूप में इनकी गणना होती है, एक मात्रा के रूप में। देखिए गुरु मात्राएं कौन सी होती हैं, कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं गुरु मात्राओं के अंतर्गत। आ है, ई है, उ है, ए है, आई है, ओ है, आओ है, अंग है और अ है। इनकी गणना लघु मात्रा के रूप में, इनकी गणना गुरु मात्रा के रूप में होती है। जैसे इनका जो रूप होगा वह सर्पिल रूप में होगा, ऐसे। इनकी जो गणना होगी वह 2 मात्राओं के रूप में होगी, 2 मात्राओं के रूप में, 2 मात्राओं के रूप में। देखिए यहां पे एक खास बात कि ये 2 वर्ण हैं और ये 2 वर्ण कैसे हैं, अयोगवा वर्ण हैं, अयोगवा वर्ण हैं। किंतु छंद के अंतर्गत इनकी गणना भी गुरु मात्रा के रूप में होगी। किस रूप में होगी, गुरु मात्रा के रूप में। तो इस प्रकार से ये हमारी गुरु मात्रा, लघु मात्राएं थी जिनकी संख्या कितनी है, 4। वैसे ही गुरु मात्राएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी संख्या कितनी होगी, 9। गुरु मात्राएं कितनी होंगी, 9 मात्राएं हैं जिनकी गणना 2 मात्राओं के रूप में होगी। तो ये था मात्राओं का रूप। इनका प्रयोग हम छंद के अंतर्गत कैसे करेंगे
आइए जानते हैं चौपाई छंद के उदाहरण के माध्यम से। अगर हम चौपाई छंद के उदाहरण की बात करें तो ऐसे हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका लेखन चौपाई छंद के अंतर्गत किया गया है, जैसे रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका लेखन चौपाई छंद के अंतर्गत किया गया है। तो आइए चलते हैं, हनुमान चालीसा का एक उदाहरण लेते हैं और इसके माध्यम से हम चौपाई छंद को समझने की कोशिश करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तीन लोक उजागर, लोक उजागर। यह चौपाई का प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण देखिए। जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा। चौथा चरण देखें, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा, पवनसुत नामा। यह चौपाई का चतुर्थ चरण है। यह चौपाई के 4 चरण हुए, 2 ये और 2 चरण ये चौपाई के 4 चरण हैं। और देखिए प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16-16 किस रूप में आएगी। तो आइए गणना करते हैं इसकी, कि जैसे जय है और जय किसके मेल से बना है, हलंत जय प्लस में ए के मेल से बना है। तो यहां पर जो गणना होगी किसकी होगी, स्वर वर्ण की गणना होगी, स्वर वर्ण की गणना होगी, व्यंजन की नहीं होगी। तो इसकी मात्राएं की गणना किस रूप में होगी, लघु मात्रा, लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। देखिए मात्राओं की गणना कीजिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए प्रथम चरण के अंत में जो मात्राएं हुई, कितनी मात्राएं हुई, 16 है मात्राएं। मात्राओं की संख्या कितनी है, 16 मात्राएं। देखिए दूसरा चरण गणना कीजिए, लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। गणना कीजिए, 2 3 2 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16। देखिए दूसरे चरण में भी मात्राओं की संख्या कितनी है, 16 है मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं, 16 है मात्राएं। अब इसका तृतीय चरण देखिए, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु मात्रा। गणना कीजिए, 2 3 2 5 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। कितनी मात्राएं हुई, 16 है मात्राएं हुई। कितनी मात्राएं हुई, 16 है मात्राएं हुई। आगे देखिए, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। देखिए यहां पर ये ए किस रूप में है, अंग के रूप में है। यह क्या है, अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार है। और अभी हमने कहा था कि जो अंग आता है, जो अनुस्वार आता है, वह किसके अंतर्गत आता है, जो अयोग वर्ण है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, वो गुरु मात्रा के अंतर्गत आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, अंग के ऊपर गुरु लघु लघु। अब देखिए यहां पे पुत्र शब्द है और पुत्र शब्द में जो त्रय है यह कैसा वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन के लिए क्या होता है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं। और भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बनने के कारण ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, क्रय है, क्षय है, त्रय है और गे है। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। त्रय किसके मेल से बना है, हलंत में स प्लस में रे के मेल से बना है। क्षय बना है किसके मेल से बना है, हलंत के प्लस में स के मेल से बना है। त्रय देखिए हलंत तय प्लस में रे के मेल से बना है। गे जो बना है
वो हलंत जय प्लस अनय के मेल से बना है। उसी प्रकार जो त्रय वर्ण है ये किसके मेल से बना है? त्रय जो वर्ण है हलंत में तय प्लस रे के मेल से बना है। देखिए यहां पर कि जो छंद होते हैं और छंद में जो हलंत वर्ण होता है या आधा वर्ण होता है उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। उसका महत्व इतना ही है कि अगर कोई हलंत वर्ण किसी शब्द के मध्य में आता है या अंत में आता है तो वह अपने से पहले वाले लघु वर्ण की मात्रा में वृद्धि कर देता है। तो देखिए ये तय है और इस तय से पहले पू है, ये लघु रूप में है। किस है? कैसा वर्ण है? लघु रूप में। ये क्या करेगा? इसकी मात्रा में वृद्धि कर देगा। वृद्धि कर देगा तो लघु किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? गुरु मात्रा के रूप में। रह है तो रह तो है ही, तो इसके लिए कौन सी मात्रा आ जाएगी? लघु मात्रा आ जाएगी। पवन है, पवन में देखिए लघु 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 सूत शब्द है, लघु लघु नामा गुरु गुरु मात्राएं। देखिए यहां पर मात्राओं की गणना कीजिए। 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 16 है मात्राएं। चतुर्थ चरण में भी कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं। अब देखिए इस चौपाई की प्रमुख विशेषता क्या है हमारे पास में? इसकी जो प्रमुख विशेषता देखिए, इसके ये 2 चरण है, ये इसके 2 चरण हैं, 2 चरण ये है। अब इसके ये 2 चरण हैं, ये क्या कहलाते हैं? अर्धाली कहलाते हैं। ये 2 चरण हैं, ये भी क्या है? अर्धाली हैं। और इन चारों चरणों के मेल से क्या बन रहा है? चौपाई छंद बन रहा है। चौपाई छंद बन रहा है। ये हुई इसके एक खास बात। तो इसका प्रमुख लक्षण एक ये हुआ। देखिए ये पहला चरण है, यह है पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण। तो कितने हो गए? 4 चरण हो गए। इसमें चरणों की संख्या भी 4 हो गई। देखिए प्रथम चरण है, प्रथम चरण के अंत में ये विराम आ रहा है। ये क्या है? विराम है। ये ठहराव है, ये विराम आ रहा है। तो ये क्या है कि प्रत्येक चरण के अंत में क्या मिल रही है आपको? यति मिल रही है। ये हुआ इसका एक और प्रमुख लक्षण। इसका एक और प्रमुख लक्षण देखिए कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से ये सारे लक्षण किसके हैं? चौपाई छंद के हैं। किसके लक्षण है? चौपाई छंद के हैं। तो आइए जानते हैं एक अन्य उदाहरण के माध्यम से चौपाई छंद को। देखिए चौपाई छंद का एक दूसरा उदाहरण देखिए। बिनु पद, बिनु पद चलई सुनई बिनु कान है। कर बिनु कर्म करी विधि नाना, विधि नाना। तीसरा चरण देखिए, आनन रहित सकल रस भोगी। चौथा चरण देखिए, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। वक्ता बड़ योगी। देखिए ये इसके 4 चरण हुए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। ये इसके 4 चरण हो गए। और इसका वाचन करके देखिए कि बिनु पद चलई सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करी विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। तो ये है चौपाई छंद का उदाहरण। और ये जो चौपाई ली गई है ये रामचरित मानस के बाल कांड से ली गई है। तो इसमें देखिए वर्णों की गणना किस रूप में होगी कि प्रत्येक चरण में हमें कितनी मात्राएं मिले? यहाँ पर 16 मात्राएं मिले। देखो मात्राओं की गणना किस रूप में करेंगे हम? लघु लघु मात्रा, लघु 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 गुरु गुरु। कितनी मात्राएं हुई? गणना कीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। प्रथम चरण के अंत में कितनी मात्राएं हुई? 16 मात्राएं हुई।
इसका दूसरा चरण देखिए, लघु 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 गुरु और गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, कितनी मात्राएं हुई? 16 मात्राएं हुई। दूसरे चरण में भी मात्राओं की संख्या कितनी है? 16 मात्राएं। इसका तृतीय चरण देखिए, गुरु लघु 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 गुरु गुरु। गणना कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, कितनी मात्राएं हुई? 16 मात्राएं हुई। इसके तृतीय चरण में भी कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। इसका चौथा चरण देखिए, लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं। इसके चतुर्थ चरण में भी कितनी मात्राएं हुई? 16 मात्राएं हुई। इस प्रकार से चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16। इस चौपाई की खास बात देखिए कि इसके प्रत्येक चरण में क्या आ रही हैं? 2 गुरु मात्राएं, 2 गुरु मात्राएं, 2 गुरु मात्राएं और 2 गुरु मात्राएं। ये गुरु मात्राएं आ रही हैं, और गुरु मात्रा आने से क्या होगा कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही चौपाई छंद के लक्षण में बताया था कि जब चौपाई छंद के प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु मात्राएं हों तो चौपाई छंद की गति बढ़ जाती है, चौपाई छंद की गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ेगी तो चौपाई छंद के वाचन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति पैदा होगी। तो ये था चौपाई छंद का दूसरा उदाहरण, और इन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा कि चौपाई छंद के अंतर्गत कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं, उसमें मात्राओं का प्रयोग किस रूप में होता है, कौन सी लघु मात्राएं होती हैं, कौन सी दीर्घ मात्राएं होती हैं, ये सब हमने इस चौपाई छंद के अंतर्गत जाना। अब इसी छंद श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके साथ में मिलते हैं एक दूसरे नए छंद के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।